हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमने क्लास 11 चैप्टर 2 का मैंने आपको स्टार्टिंग का पोर्शन कंप्लीट करा दिया ना, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ा था। तो वो सारी चीज़ें हमने शुरू करा के कंप्लीट ख़त्म करा दी थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको उससे आगे का एक नया टॉपिक शुरू कराऊंगा जिसका नाम होगा पार्टनरशिप। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बताया था वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ। फटाफट जाओ, चैनल को ज्वाइन करो और अपने नोट्स डाउनलोड कर लो। तो चलिए आइए, बिना समय खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो बेटा, सबसे पहली चीज पार्टनरशिप, ये है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर एक ऐसा बॉन्ड साइन करते हैं जिसमें एक फर्म के अंदर होने वाले सभी प्रॉफिट और लॉसेस को आपस में बांटा जाता है, या सभी के ब्याह पर मिलकर कोई एक व्यक्ति फर्म को चलाता है, या सभी आपस में मिलकर उस फर्म को चलाते हैं। तो इसे हम नाम देते हैं पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप बड़ी सिंपल सी टर्म है। ये बनाई गई है आईपीए यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, जहां पर रिलेशन था दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में हु हैव agreed to share profit of the business carried on by all, any of them and acting for all। या तो सभी मिलकर उस फॉर्म को चलाने वाले हैं या सभी के ब्याह पर कोई एक व्यक्ति चलाने वाला है। सर, इसका फीचर क्या होता है? तो बेटा, फीचर पहला है आईपीए 1932 के तहत ये बनाई गई है। अच्छा, इसके अंदर कम से कम दो लोग, मैं पढ़ा चुका हूं, विल बी स्टैंडिंग अ लॉफुल बिजनेस। अगर वो बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं ना, तो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे किसी भी कानून का उल्लंघन हो रहा हो। फॉर प्रॉफिट मोटिव, मोटिव तो देखो बिजनेस का हमेशा प्रॉफिट का ही होता है। बिकम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट। और जब वो पार्टनरशिप होगी तो वहां पर एक पहले से एग्रीमेंट करा जाएगा जो कि लीगल होगा, जिसके अंदर पार्टनर कितनी कैपिटल लगा रहे हैं, पार्टनर्स के बीच के काम क्या होने वाले हैं, फर्म की कैपिटल टोटल कितनी होने वाली है, मतलब सारी बातें उसके अंदर लिख दी जाती हैं। उसे हम पार्टनरशिप डीड के नाम से भी जानते हैं। ये एक लीगल एग्रीमेंट भी है। अच्छा, इसमें लायबिलिटी क्या होती है पार्टनर्स की? तो बच्चों, ये जानना बहुत जरूरी है। आप भी पार्टनरशिप करोगे फ्यूचर में तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या लायबिलिटी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी यहां पर क्या है उनको देख लेते हैं। तो बच्चों, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है किसी कारणवश अगर फर्म को भारी नुकसान होता है या फर्म के ऊपर ज्यादा कर्जा हो जाता है तो पार्टनर उस कर्जे को चुकाने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी बेच देगा। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों यहां पर रिस्क। रिस्क रेशियो, जैसे प्रॉफिट बांटेंगे पार्टनर, इसी हिसाब से वो आपस में लॉस भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल विद म्यूचुअल कंसेंट। डिसीजन ले रहा है एक, अगर पार्टनर डिसीजन ले रहा है तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी कि एक के डिसीजन ने ले लिया और बिना किसी दूसरे से सलाह मशवरा लिए और काम कर दिया, ऐसा नहीं होगा। सभी की मंजूरी ली जाएगी, उस हिसाब से काम किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर कोई एक पार्टनर मर जाता है तो हो सकता है कि पार्टनरशिप का डी एंड हो जाए, लेकिन अगर ऐसा चाहे वो दोबारा से एक पार्टनरशिप डीड नहीं बनाकर दोबारा से चारों आपस में पार्टनरशिप करके दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है देखो, नंबर ऑफ पार्टनर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2013 के तहत मैक्सिमम 100 पार्टनर्स पार्टनरशिप कर सकते थे, लेकिन अब क्या है, जो रूल 10 कंपनी एक्ट 2014 के तहत प्रेजेंट मैक्सिमम जो इन्होंने बताई है नंबर कितने पार्टनरशिप कर सकते हैं वो है 50। पहले कितने थे? 100, अब 50। पॉइंट ध्यान में रखना है। म्यूचुअल एजेंसी यानी कि या तो सभी मिलाकर फर्म को चलाएंगे या सभी के ब्याह पर कोई एक बंदा जो है फर्म का काम कर सकता है। छोटे छोटे पॉइंट्स है, सिंपल पॉइंट्स हैं, तरीके से सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं मैं आपको, जिससे कि आपको समझ आता रहे, क्योंकि इसी तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर मैं फालतू की और भी चीजें इसके अंदर ऐड करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा बिल्कुल। अभी चलते हैं मेरिट्स के, यानी कि फायदे क्या क्या होते हैं। तो सर, जब दिल चाहे तब बना लो यानी कि खोल लो, और जब दिल चाहे तब बंद कर दो। ऐसा कोई वो नहीं है कि पूरे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी इसको खोलने और बंद करने के लिए, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप जब चाहे जब कर लो। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, जिसकी जहां एक्सपर्टाइज होगी
वो करो। जो बंदा जिस काम में अच्छा है वो उसके अंदर अपना बेस्ट दे, 100% दे, काम को अच्छे तरीके से करके दे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मोर फंड। जितने ज़्यादा पार्टनरशिप में लोग आएंगे उतना ही अपने साथ पैसा लेकर आएंगे। पैसा आएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज पर काम कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क शेयरिंग। अगर रिस्क हो रहा है तो ये भी देखेगा, ये भी देखेगा, ये भी देखेगा। क्यों? क्योंकि जब प्रॉफिट हुआ था तो भी सबने देखा था, प्रॉफिट हुआ था तो भी सबों ने जेबों के अंदर भरा था। नेक्स्ट आता है सीक्रेसी। नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश हिज अकाउंट्स एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट। जैसे हमने कंपनीज के बारे में पढ़ा है ना, अभी मैं 12th चैप्टर के अंदर, क्लास 12 के चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा रहा हूँ कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है पार्टनरशिप के अंदर कि सबको पब्लिश करने पड़ेंगे कंपनी के अकाउंट, अपनी जो भी फर्म चला रहे हैं पार्टनरशिप फर्म बनाकर, ऐसा कुछ नहीं है। लिमिटेशन क्या है बच्चों, कमियां क्या है इसके अंदर? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या कहती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नुकसान हुआ, कुछ भी हुआ, कर्जा अगर फर्म का है तो उसे चाहे पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर चुकाना पड़ेगा, वो होती है हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। बिल्कुल 50 पार्टनर भी अगर तुमने बना लिए फर्म के अंदर, रिसोर्स फिर भी लिमिटेड ही रहेंगे। ऐसा नहीं है वो बड़ी कंपनियों की तरह, वो रजिस्टर्ड कंपनियां, पैसे की कमी है तो शेयर इशू कर दिए, कहीं से भी फंड का अरेंजमेंट कर लिया और उनका हो भी जाता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े समुद्र की तरह कंपनियां मार्केट के अंदर बैठी हुई हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, जिसे कह ही नहीं सकते कि इनके पास लिमिटेड रिसोर्स है। ठीक है, अनलिमिटेड रिसोर्स है, ऐसी इनके पास लिमिटेड रिसोर्स है। भैया 50 मेंबर जितना भी इकट्ठा कर सकते हैं कर पाएंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, ज्यादा लोग, ज्यादा लड़ाई, ज्यादा झगड़े और उतने ही कम चांसेस हो जाते हैं पार्टनरशिप आगे बढ़ाने के। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, हो सकता है एग्रीमेंट इस टाइप का हो कि एक मर जाए और फिर उसके बाद पार्टनरशिप रहे ना, वो पार्टनरशिप फर्म बंद करनी पड़ जाए। लैक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एज दे आर नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर। अब देखो लीगली तौर पे तो वो अपने अकाउंट्स और जो भी डिटेल्स हैं वो पब्लिश तो करेंगे नहीं, भाई कानूनी तौर पे नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी वजह से जो पब्लिक का इंटरेस्ट है ना, ऐसी पार्टनरशिप फर्म पर कम होता है, वो इतना इंटरेस्ट दिखाती नहीं है क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं चल पाता। जैसा ही लोग बताएंगे वैसा पब्लिक को पता चलेगा। बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ पार्टनर। कितने प्रकार के पार्टनर्स होते हैं? टोटल 6 प्रकार के पार्टनर्स होते हैं। पहला पार्टनर एक्टिव पार्टनर कहलाता है, जो फर्म में कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट लेगा, यानी कि काम जो भी है मिल बांट कर करने की कोशिश करेगा, प्रॉफिट भी लेगा, अगर लॉस हुआ तो उसको भी झेलेगा, और लायबिलिटी इस पे अनलिमिटेड रहेगी, यानी कि अगर कुछ भी होता है तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचो और उसको पूरा करवाओ। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, सर ये दोनों एक ही नाम है, स्लीपिंग कह लो या डोरमेंट कह लो, एक ही बात है। इसमें क्या होता है, पार्टनर कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि पैसा देता है फर्म के अंदर। डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, काम के अंदर कोई हिस्सेदारी नहीं होती इसकी। शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, फायदे भी झेलेगा, नुकसान भी झेलेगा। लायबिलिटी वही अनलिमिटेड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सीक्रेट पार्टनर। अब इसमें कैपिटल ये लगा रहा है, मैनेजमेंट के जो भी काम है उनके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन सीक्रेटली, किसी को पता नहीं लगने देगा। ठीक है, चुपचाप करेगा, प्रॉफिट भी साझा करेगा और लॉस भी पूरे हिस्सेदारी लेगा, और लायबिलिटी इस पर भी अनलिमिटेड होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों नॉमिनल पार्टनर। डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, पैसा नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा पैसा। डज नॉट पार्टिसिपेट, ना ही काम के अंदर अपना हाथ बटाएगा। जनरली डज नॉट शेयर प्रॉफिट नॉट लॉसेज, ना फायदा मिलेगा इसको ना नुकसान मिलेगा इसको, और लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी इसके ऊपर भी। अगर फर्म के ऊपर कोई कर्जा रह गया और कोई ऐसी अनहोनी हो गई तो भैया भुगतेगा ये भी, चाहे पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भुगतना पड़े। पार्टनर बाय एस्टॉपल, डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, कोई पैसा नहीं लगाता, किसी भी तरीके का काम में हाथ नहीं बटाता, कोई प्रॉफिट इसको नहीं मिलता, कोई लॉस इसको नहीं मिलता, लायबिलिटी इसके ऊपर भी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इसकी भी कोई कैपिटल नहीं लगी होती, किसी तरीके का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। डज नॉट शेयर प्रॉफिट और लॉसेज, ना ही प्रॉफिट को साझा करेगा और ना ही लॉसेस को मिलेगा, लेकिन लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड होती है। तो ये 2-3 पार्टनर ऐसे हैं लास्ट के, भाई कुछ नहीं कर रहे फिर भी इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ऐसा क्या इन्होंने गुनाह कर दिया? तो उसको देख लेते हैं। देखो पहला पढ़ते हैं सीक्रेट पार्टनर, ये अननोन टू पब्लिक, पब्लिक नहीं जानती, सारे काम कर रहा है, पैसा भी लगा रहा है और क्या है काम में भी हाथ बटा रहा है, प्रॉफिट भी ले रहा है नुकसान भी। दूसरा नॉमिनल पार्टनर, अलाउ फर्म टू यूज हिज हर नेम एज अ पार्टनर, इसका सिर्फ नाम यूज करा जा रहा है। नॉमिनल पार्टनर हमने कहां देखा था, ये इसको ना
फायदा मिला था ना नुकसान मिला था, ना इसने मैनेजमेंट में हाथ बटाया था और ना इसने अपनी कैपिटल लगाई थी, सिर्फ इसने अपना नाम दिखाया कि हो सकता है मेरा नाम यूज करके इनकी फर्म को काम मिल जाए बाहर मार्केट से, तो इसने सिर्फ नाम दिया। तो अब इसको क्या है कि अगर कल को फर्म नुकसान में डूब जाती है तो पूरा पूरा उसको चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बाय स्टॉपल, थ्रू हिज हर ओन इनिशिएटिव ही गिव्स एन इंप्रेशन टू अदर्स दैट ही शी इज अ पार्टनर। ऐसा कोई इंप्रेशन दे दिया किसी पार्टनर ने कि हाँ मैं इनका पार्टनर हूं, ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर हिस्सेदारी मेरी भी है, और कल को फर्म डूबती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इतनी सी गलती का गुना उस फर्म का नुकसान चुकाना पड़ेगा, भुगतना तो पड़ेगा भैया। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, नॉट अ पार्टनर, पार्टनर है ही नहीं, बट नोइंगली अलाउ हिमसेल्फ टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव एज अ पार्टनर, खुद अपने आप उसने शो करा दिया, किसी ने बाहर वाले व्यक्ति ने मान लिया कि हो सकता है ये इनका पार्टनर और इनके साथ आया, ठीक है, कल को कुछ भी होता है तो भैया पकड़ा उसको भी जाएगा। क्लियर है मेरा पॉइंट? चलिए, सिंपल पॉइंट है, इजी पॉइंट है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, देखो दो टाइप्स के बिहाफ पर पार्टनरशिप होती है, एक होती है लायबिलिटी और एक होती है बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यानी कि टाइम ड्यूरेशन के ऊपर। अब इसमें भी दो पॉइंट्स निकल कर आते हैं आपके सामने। एक पार्टनरशिप वो होती है टाइम ड्यूरेशन में, जब तक दिल चाहे तब तक पार्टनरशिप चलाओ, और एक वो होती है एक पर्टिकुलर काम को, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम पूरा करने के लिए पार्टनरशिप करते हैं। जैसे कि एक ब्रिज बनाना है, ब्रिज में कंस्ट्रक्शन का काम होगा जिसमें मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो वेल्डिंग और लोहे वोहे से रिलेटेड उसके अंदर सरिये डालेंगे, और मैं उस टाइप का काम लेकर बैठा हूँ जो ये होता है ईंट, बदरपुर, रोड़ी, सीमेंट, इन सब चीज़ों का मेरे ऊपर काम है। तो हम दोनों आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं, और उस पार्टनरशिप को जब तक बनाएंगे, मतलब जब तक चलाएंगे जब तक वो ब्रिज नहीं बन जाता, तो उसमें ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है एक काम के बाद खत्म हो जाती है। अब लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप जो होती है उसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप एटलीस्ट वन पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। सब पार्टनर चाहे लिमिटेड लायबिलिटी लेकर बैठे हो, लेकिन एक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। और रजिस्ट्रेशन इसके अंदर कंपलसरी होता है इस टाइप की पार्टनरशिप फर्म के अंदर। न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी ऑफ 1991, इसके अंदर बिजनेस पॉलिसी 1991 का यूज करा जाता है, उसके तहत ऐसी पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, और पार्टनरशिप डीड आ गई, इसके अलावा और कोई पॉइंट अभी तक तो नहीं आया। चलो आगे देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या है। अब सर पार्टनरशिप तो हो गई, पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट, जिसको अभी थोड़ी देर पहले बोला गया था कि लीगल एग्रीमेंट होता है, जो पार्टनर्स के बीच में जो काम करेंगे वो बातें लिखी जाएंगी, कौन कितना पैसा लगाएगा वो बातें लिखी जाएंगी, किसकी सैलरी कितनी होगी वो बातें लिखी जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये सारी बातें हम पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से ही लिख देते हैं। कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी कब स्टैब्लिश हुई, कंपनी के अंदर कौन पार्टनर कितने समय तक रहेगा, सारी बातें पहले से लिख दी जाती है कि कल को लड़ाई झगड़ा हो ना तो इस चिट्ठे को निकालकर सामने दिखा दिया जाए कि देखो भैया इसमें सारी बातें पहले से लिखी हुई हैं, तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो ये क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 एक्ट के तहत बनी हुई है। वर्किंग टुगेदर, इसमें कुछ लोग मिलकर एक काम करते हैं विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस, जिसमें सबका पर्पस एक ही होता है। ठीक है, अच्छा, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, यह एक ऐसी सोसाइटी है जो कुछ लोगों के मिलने से बनती है। यहाँ पर जो वॉलंटियर है वो खुद अपनी मर्जी से आ सकता है और खुद अपनी मर्जी से उसको छोड़कर जा सकता है, किसी की कोई रोकथाम नहीं होती। हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, और यहाँ अगर जुड़ भी रहा है ना तो वो अपने फायदे के लिए नहीं, वो सभी के फायदे के लिए इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या होता है, दे आर बेसिकली ज्वाइन टू एलिमिनेट द मिडलमैन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द मेंबर। अब होता क्या है कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया इसलिए जाता है कि सारे मिलकर जिस पर्टिकुलर गोल को अचीव करना चाहते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए हो सकता है उन्हें पहले किसी मिडलमैन की जरूरत पड़ रही थी, तो उसको रिमूव कर देते हैं और वो डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, डील करते हैं। एटलीस्ट 10 एडल्ट पर्सन होने चाहिए इसके अंदर, उससे कम नहीं। कैपिटल थ्रू मेंबर, सभी मेंबर्स की इसके अंदर कैपिटल लगी होती है। एक्वायर अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक हल्की फुल्की सोसाइटी नहीं होती, एक रजिस्ट्रेशन के बाद इसकी अपने आप में एक आइडेंटिटी बन जाती है। बच्चों फीचर्स क्या होते हैं इसके, वॉलंटरी मेंबरशिप बाय गिविंग नोटिस, उस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना है, वॉलंटियर बनना है तो उसमें एक नोटिस देना पड़ता है तब बन पाते हैं। लीगल स्टेटस, सेपरेट आइडेंटिटी, इसकी खुद की अपने आप में मैंने बताया रजिस्ट्रेशन के बाद आइडेंटिटी बन जाती है। लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पर लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना पैसा लगाया उतना ही नुकसान होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। कंट्रोल जो होता है इसके अंदर एक इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी होती है,
वो भी कैसे चूज करी जाती है, वोटिंग के थ्रू उसको बनाया जाता है, वहां का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होता है, उसकी बात सबको माननी पड़ती है। तो बच्चों यहीं तक बहुत है, वीडियो इतनी काफ़ी है, बाकी मेरिट्स, डिमेरिट्स, लिमिटेशंस और भी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को यहीं रोक कर अब नेक्स्ट जो भी हमारी इस वीडियो का पार्ट आने वाला है, जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा वो अगली वीडियो में देखेंगे। बाकी सारी बात मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया, ध्यान रखना। अच्छा, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।